नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम वंस अगेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन माय प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, जितने भी मेरे लेक्चर्स रहेंगे ना वो सारे के सारे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और मेरा चैनल क्यों देखें? मेरा चैनल इसलिए देखें क्योंकि आपको ना एक ही चैनल पे सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और सीरीज़ में मिलने वाली हैं। ठीक है, ऐसा कोई चैनल यूट्यूब पे मिलेगा नहीं जो सारी चीज़ें डाल के रख दे इंग्लिश में। तो क्योंकि मैंने बताया था कि यार अपने को तो करनी है समाज सेवा, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल अपना खोला है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, अब आते हैं काम की बात पे। जो मैंने पिछला लेक्चर आपको दिया था, 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया और उसके नोट्स बना लिया। और जो पहली बार इसको देख रहा है, अगर उसने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस लेक्चर को अगर समझना तो पिछला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स टेंस 1 करके मैंने डाला हुआ है। ठीक है जी, तो आ जाते हैं अब काम पे। तो छोटा सा ना रिकैप लेते हैं। जब हम कोई सीरियल वीरियल देखते हैं ना तो उसमें रिकैप आता है। क्यों आता है? ताकि पिछले वाला थोड़ा सा याद आ जाए, मेमोराइज कर लें उसको हम लोग। तो छोटा सा रिकैप लेते हैं। मैंने आपको पहला पॉइंट जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ना, पहला पॉइंट ये था कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये कोई टेंस वेंस के नाम नहीं है, ये है एक्शन की दशा, स्टेट ऑफ एक्शन है। ठीक है जी, स्टेट ऑफ एक्शन है ये। कंटिन्यूस कोई ऐसा काम है जो चल रहा है, परफेक्ट कोई ऐसा काम जो खत्म हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस कोई ऐसा काम है चल तो रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है इसमें, लेकिन कुछ खत्म हो गया। ये इंडेफिनेट का पता ही नहीं है चल रहा है कि खत्म हो गया। फिर मैंने बताया था इंडेफिनेट डू के बिना नहीं बनेगा, कंटिन्यूस बी के बिना नहीं बनेगा, परफेक्ट हैव के बिना नहीं बनेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों ही आ गया, हैव और बी दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, फिर सवाल ये था कि यार ये जो बी के बिना नहीं बनेगा, कंटिन्यूस, इंडेफिनेट डू के बिना नहीं, परफेक्ट हैव, इनकी बी डू हैव, इनकी फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करें? क्योंकि इनकी तो फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड भी है, थर्ड है, चौथी आईएनजी वाली भी है, रूट वर्ब भी है, कौन सी लगाएं? वो फिर मैंने बताया था कि नाम में अगर नाम में है प्रेजेंट, याद होगा आप लोगों को, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाम में अगर है पास्ट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर आज एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर नाम में फ्यूचर है ना तो जनरली हम लोग विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब नाम में फ्यूचर आया तो विल शैल का इस्तेमाल, नाम में पास्ट आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, नाम में प्रेजेंट आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था। आज मैं बताऊंगा कि जो पिछला लेक्चर जो मैंने दिया था ना, आज कैसे उसको हमने फ़ायदा कैसे उठाना, यूटिलाइज कैसे करेंगे उसको। अच्छा, फ्यूचर की बात करने के तरीके बहुत सारे हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे उनको। फिलहाल अभी विल शैल को लेके ही चलेंगे। ठीक है, अदर देयर आर अ नंबर ऑफ वेज टू टॉक अबाउट फ्यूचर, बट वी शैल बी डिस्कसिंग दोज वेज थिंग्स लेटर ऑन। ठीक है, तो चलते हैं अब। फिर मैंने लास्ट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था, वो ये किया था कि अगर है डू डज डिड और मॉडल आया तो वर्ब की आएगी रूट वर्ब उसके बाद, और अगर हैज हैव और हैड आया तो वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म उनके बाद। हैज हैव और हैव की फॉर्म के बाद हमेशा अगली जो आती है वो थर्ड आती है। डू डज डिड और मॉडल के बाद अगली जो वर्ब आती है वो रूट आती है। ठीक है जी, चलिए जो हो गया है अपना रिकैप। अब आते हैं आज वाले लेक्चर पे। तो अगर हमें देखो, हर भाषा का ना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है बात को बोलने का। एक सिंपल सा तरीका हिंदी में, जैसे कि मैंने कहा राम आम खाता है। मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा, राम आम खाता है, हिंदी में लिखा। सिंपल सा तरीके से समझा रहा हूँ आपको। अब देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूँ ना, जिसके बारे में बात हो रही है वो आ गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है जी, खाने का काम हो रहा है, ये हो गई हमारी वर्ब, और क्या खाता है, व्हाट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में क्या स्ट्रक्चर बना? मतलब किसी बात को बोलना हो तो हिंदी में स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। अगर मुझे इसी बात को इंग्लिश में लिखना हो तो यही सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, राम ईट्स मैंगोज। मान लो ये लिखा। अब इस सेंटेंस को तोड़ना हो तो राम हो गया सब्जेक्ट, ईट होगी हमारी वर्ब,
और मैंगोज हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो इंग्लिश में सेम बात का तरीका क्या रहा, पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। ये तरीका है इंग्लिश के अंदर, मतलब किसी बात को बोलना है ना, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब से मेरा मतलब दोनों से, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी होगी फिर तो ये वर्ब मेन वर्ब तो है ही है, ठीक है ना। ऐसे वर्ब से मतलब दोनों से, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो किसी बात को बोलने का तरीका रहेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और मान लो हेल्पिंग वर्ब ना हो, फिर ये तरीका, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये है तरीका, ठीक है जी। तो अब हम पिछला जो मैंने लेक्चर किया था ना, उसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, उसके बेस पे ना। अब देखो चीज़ें भाई आपको याद थोड़ी थोड़ी करना, रट्टा थोड़ी ना मारना। अब देखो कैसे डिस्कशन होगा। मान लो मैंने लिखा एक टेंस का नाम लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये लिखा जी मैंने, ठीक है। पिछले बेस के लेक्चर पे पहली बात तो मैं ये बता दूंगा, कंटिन्यूअस है मतलब काम चल रहा है, और कहाँ चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब ये कोई ऐसा काम है जो प्रेजेंट में चल रहा है। एक बात क्लियर होगी। अब इसके बारे में मुझे बात करनी है। अभी इसको हमें लिखना, मान लो कोई काम, जैसे मैं कहूँ कि भाई राम चाय पी रहा है, मान लो अब राम प्रेजेंट में चाय पी रहा है। अब मुझे उसको लिखना, इस बात को इंग्लिश के अंदर बोलना है या लिखना है। तो तरीका क्या रहेगा, इंग्लिश में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है जी। इस बात को लिखने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, ठीक है जी। अब देखो इसके नाम में क्या आया, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किसके बिना नहीं बनता, बी की फॉर्म के बिना। मैंने बताया था कंटिन्यूअस बी के बिना नहीं बनता। अब देखो बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करें, ये नाम के अंदर क्या आया है, प्रेजेंट। नाम के अंदर प्रेजेंट आया है ना, तो बी की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, इज, एम और, ठीक है। ये आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब तो आसान है, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना, जितने भी कंटिन्यूस, 12 में से 6 ऐसे हैं जिनके नाम में कंटिन्यूस है और सब में काम चल रहा होता है, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में या पास्ट में, सब में रूट वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। जो भी रूट वर्ब आएगी, जो भी काम हो रहा होगा उसके साथ आईएनजी, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। लो हो गया क्लियर, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। जितने भी कंटिन्यूस नाम में अगर कंटिन्यूस आया ना, उसमें जो मेन वर्ब, अब ये रूट वर्ब के साथ आईएनजी क्यों कह रहा हूँ, अक्सर बोल देते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने आपको पहली बार पिछले लेक्चर में बताया था कि यार फर्स्ट फॉर्म है ना, दो होती हैं, जैसे गो है ये भी फर्स्ट फॉर्म है, और गोज है ये भी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन आईएनजी किसके साथ लगेगी, रूट वर्ब के साथ लगेगी, इसके साथ। आईएनजी हमेशा ना रूट वर्ब के साथ लगती है, इसके साथ नहीं लगती। या आपने देखा कभी गोजिंग लिखा हुआ नहीं होता कभी भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आईएनजी जो लगती है ना, वो रूट वर्ब के साथ लगती है। फर्स्ट फॉर्म तो दो होती है, सब दोनों के साथ थोड़ा लगती है। एक बात क्लियर होगी। अब देखो मिल गया तरीका, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये बोलना है अपने को। अच्छा, इज कहाँ, एम कहाँ, आर कहाँ, वो हम आने वाले जब एक एक टेंसेस को उठा के डिस्कस करेंगे तो हम लोग फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अभी ये कोई ऐसा काम है जो चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, बोलने का तरीका याद करने की जरूरत थोड़ी है। अब मान लो इस टेंस का नाम मैं लिखूं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है जी। अब ये कैसा काम है, पहले कंटिन्यूअस नाम में कंटिन्यूअस आ गया तो चल रहा है, कहाँ चल रहा है, पास्ट के पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है जी। अब इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये रही हमारी, नाम में क्या है, कंटिन्यूअस है, किसके बिना नहीं बनेगा, बी के। बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करें, नाम में देखो क्या है, पास्ट है, तो बी की सेकंड करनी पड़ेगी। नाम में पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वाज या वर। अब फिर वही बात, अब इसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब देखो कंटिन्यूस टेंस से काम चल रहा है तो फिर क्या, रूट वर्ब के साथ आईएनजी, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये इस बात को हम ऐसे बोल देंगे, याद करने की जरूरत, सारा की सारा जो होता है ना हेल्पिंग वर्ब, सब उसी के नाम के अंदर दी होती है। हम लोग वैसे ही उनको रटते रहते हैं कि इसमें ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये लगाना है, वो लगाना है। आपको रटना नहीं है, सीखना है आपको, ठीक है। जैसे एक मान लो मैंने टेंस का नाम लिखा प्रेजेंट परफेक्ट,
ठीक है, अब देखो ये कोई परफेक्ट है, इसका मतलब काम हो गया। और कब हुआ? प्रेजेंट में, मतलब ये कोई ऐसा काम है जो प्रेजेंट में हो गया। अब इसके बारे में हमें बात करनी है। तरीका क्या रहेगा? पहले आ गया सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो नाम में क्या आया है? परफेक्ट आया। किसके बिना नहीं बनता? हैव के बिना नहीं बनता। हैव की कौन सी फॉर्म लगाएं? नाम में क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ। फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है? 2 होती है, हमेशा बताता आया हूँ मैं। तो या तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा। वो हम सीखेंगे कब हैव आएगा कब हैज आएगा, लेकिन आएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, आएगी फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब क्या आएगी? लेक्चर में मैंने बताया था हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आ गया, ये हो गया, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये इस तरीके से लिख देंगे हम। ये ऐसे तरीका पर याद करने की जरूरत थोड़ी है। मान लो पास्ट परफेक्ट लिख दिया, पास्ट परफेक्ट, ऐसे 12 के बन जाएंगे। अब देखो ये परफेक्ट मतलब काम खत्म हो गया। कब खत्म हो गया? पास्ट में खत्म हो गया, ठीक है ना, पास्ट में खत्म हो गया। ये कोई ऐसा काम है जो पास्ट में खत्म हो गया। अब इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई? पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब, नाम में होती है हेल्पिंग वर्ब, ये रही परफेक्ट। फिर किसके बिना नहीं बनेगा? हैव के बिना। हैव की कौन सी फॉर्म लगाएं? देखो नाम में क्या है? पास्ट है, सेकंड लगानी पड़ेगी। कौन सी होती है? हैड होती है। लो जी, हेड आ गया। हेड के बाद मेन वर्ब कौन सी आएगी? अगली, थर्ड। हैज, हैव और हेड के बाद अगली थर्ड फॉर्म ही आती है। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये लो, याद करने की जरूरत है क्या? मान लो फ्यूचर कंटिन्यूस लिख दूं मैं, सारे के सारे ऐसे बन जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस मतलब काम चल रहा है। कहाँ चल रहा है? फ्यूचर में। फ्यूचर के किसी पॉइंट पे काम चल रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर के पॉइंट पे काम चल रहा है, ठीक है जी। अब इसमें इसके बारे में बात करनी है। इसके नाम में क्या क्या आ गया? कंटिन्यूस आ गया और फ्यूचर आ गया। फ्यूचर विल शैल के बिना नहीं बनेगा, कंटिन्यूस बी के बिना नहीं बनेगा। तो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर। फ्यूचर के लिए विल शैल लगाएंगे हम लोग। बताया था मैंने, नाम में अगर फ्यूचर आ जाए तो जनरली विल शैल का इस्तेमाल होता है, और भी तरीके बता देंगे। उसके बाद आएगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस किसके बिना नहीं बनेगा? बी की। लेकिन बी की कौन सी फॉर्म आई? ये विल शैल डिसाइड करेंगे। विल शैल मॉडल है इसलिए डिसाइड करेंगे। वो मैंने बताया था, डू, डज, डिड और मॉडल। उसके बाद रूट वर्ब आती है, तो रूट बी का बी आ जाएगा, बी। लो, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी। अब मेन वर्ब क्या आएगी? कंटिन्यूस है, नाम में क्या आ रहा है? कंटिन्यूस मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है, तो रूट वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो। रूट वर्ब प्लस आईएनजी, ये लो, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बन जाएगा भाई। याद करने की जरूरत है क्या? सच बताना नहीं है, वास्तव में सारा कुछ इसके अंदर ही होता है, नाम में ही होता है टेंस के। हम लोग वैसे ही रटते रहते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी। अरे क्यों हो, नाम में ही है सारा कुछ। जैसे एक लिखता हूं मैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये टेंस का नाम आ गया जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी। तो अब देखो ये कैसा काम है? परफेक्ट है, काम खत्म हो गया। कंटिन्यूस मतलब चल रहा है। इसका मतलब ये कोई ऐसा काम है जो चल तो रहा है लेकिन कुछ पार्ट इसका खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? फ्यूचर में। मतलब ये ऐसा कोई काम है जो चल तो रहा होगा लेकिन उसका कुछ पार्ट खत्म हो गया है किसी पॉइंट पे, ठीक है जी। अब इसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट आया। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो क्या क्या आ गया? फ्यूचर आ गया, नाम में परफेक्ट आ गया, कंटिन्यूस आ गया। याद थोड़ा करनी है, बना लो इन्हीं से। फ्यूचर किसके बिना नहीं बनेगा? विल शैल के बिना। लो, विल आया, शैल आया। अब फिर विल शैल मॉडल है, आगे जो भी वर्ब आएगी वो मॉडल डिसाइड करेगा। अब परफेक्ट किसके बिना नहीं बनेगा? हैव के बिना, ठीक है। और हैव की कौन सी फॉर्म? रूट का रूट, क्योंकि मॉडल के बाद अगली रूट ही आएगी। आगे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। अब आगे जो वर्ब आएगी ना वो हैव डिसाइड करेगा। हैव के बाद कौन सी वर्ब लगानी है अपने को? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस बी के बिना नहीं बनेगा, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म? हैव डिसाइड करेगा। हैव के बाद अगली कौन सी आती है? थर्ड आती है। बी की थर्ड फॉर्म कौन सी है? बीन। ये लो, अब आओ मेन वर्ब। मेन वर्ब भाई अब खुद ही लगा दो। नाम में क्या आ रहा है? कंटिन्यूस मतलब काम चल रहा है। जब काम चल रहा होता है ना तो फिर रूट वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं
और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इस बात को बोल देंगे। मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है, सारे इसी के अंदर बना। अब अपने आप ना बना के देखना। अब आपके अंदर ना जो अभी सवाल आना चाहिए कि हमने कहा था कि इंडेफिनिट डू के बिना नहीं बनता, लेकिन जो इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना वो ये है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर ज़रूरत पड़े ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हो सकता है एस या ES भी प्लस हमें करना पड़े। वो कब करना पड़ता है? जब सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। ये बाद की बातें हैं जब मैं सेंटेंस सिखाऊंगा। मैं अभी ये सिखाना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव मतलब जिसमें जो नेगेटिव नहीं है, जो इंटेरोगेटिव नहीं है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर डू तो आया नहीं, इसका नाम है जो मैंने लिखा ना टेंस, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू के बिना बनता नहीं, लेकिन इसमें तो डू आया नहीं। तो अब एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो डू और डज का जो इस्तेमाल होता है ना, डू, डज और डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इनका इस्तेमाल है ना सेंटेंस को या तो नेगेटिव बनाने के लिए होता है या फिर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए होता है। जब भी हमें कोई इंडेफिनिट बात, कोई ऐसा काम जो इंडेफिनिट है, उसको या तो वो नेगेटिव है या वो इंटरोगेटिव है, जब हम उसको नेगेटिव बनाना या इंटरोगेटिव बनाना तभी हमें डू डज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तभी हमें डू डज की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, डू डज डिड का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो होता ही है। आने वाले टाइम में मैं इसका एक आध यूज़ और भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो अपनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग पे काम चल रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मान लो मैंने लिखा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी। अब इंडेफिनिट में जितने भी इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब उसके अंदर अपने को जब भी डू और डिड या डज की जरूरत पड़ेगी ना, वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए पड़ेगी सेंटेंस को। अब देखो, अगर आपने को जब जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? नाम में क्या है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट किसके बिना नहीं बनता? डू के बिना। डू के बिना नहीं बनता। और डू की कौन सी फॉर्म आएगी? ये पास्ट वर्ब आया, देखो, सॉरी वर्ड आया, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? मान लो नेगेटिव सेंटेंस मुझे लिखना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू की कौन सी फॉर्म? पास्ट, नाम में है, सेकंड फॉर्म डिड, ठीक है जी। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या आएगा? डिड। डिड आ गया, मैंने बताया था डू डज डिड और मॉडल। उसके बाद जो अगली मेन वर्ब, जो भी वर्ब आएगी ना, रूट आएगी, रूट वर्ब। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फुल स्टॉप। इसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना, वो ये होता है। मान लो पास्ट में कोई काम हुआ, उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें डू की जरूरत नहीं है। डू की जरूरत कब पड़ती है? जब हम इसको नेगेटिव बनाना, जैसे ये मैंने ऊपर लिखा है, उसमें पड़ेगी अपने हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, और नाम में होती है हेल्पिंग वर्ब, ये रही डू। डू की कौन सी फॉर्म? सेकंड। क्यों? नाम में क्या आया? पास्ट आया। समझ में आ गया मेरा ये बात आपको? बहुत बढ़िया। तो चलिए, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ये याद करने की जरूरत थोड़ी है कि यार कौन सी चीज़ में क्या आएगी, फलाने टेंस में ये आएगा वो आएगा। अब देखो, इसका एक यूज़ बताता हूँ आपको कि अब ये ट्रांसलेशन में, ये तो था कि जो मेरा पिछला लेक्चर था ना, ये तो था कि हम यार कैसे पता करें कि फलाने टेंस में 12 हैं, उनमें से इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, मेन वर्ब भी आएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे आते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, शुरू में सब्जेक्ट आता है, जर्नली, ठीक है। तो हमें पता क्या करना था? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नाम में होता, सब उसी से डिसाइड हो जाएगा। अब इसका देखो ट्रांसलेशन में यूज़ कैसे आया, जो भी मैंने आपको पिछला लेक्चर सिखाया ना, ट्रांसलेशन में वो कैसे मतलब काम आएगा। मान लो मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा कि मैंने खाना खा लिया। भाई मैंने खाना खा लिया। अब देखो, अगर मैंने लिखा कि मैंने खाना खा लिया, तो काम तो हो गया। काम हो गया तो फिर कौन सा स्टेट होगी? परफेक्ट। अगर काम खत्म हो गया, खाना खाने का काम खत्म हो गया, तो फिर कौन सी स्टेट होगी? परफेक्ट होगी। बताया था मैंने
ठीक है, परफेक्ट कोई ऐसा काम है जो खत्म हो गया। ठीक है, खा लिया है, कब खाया? प्रेजेंट में। लो जी, बन गया, तैयार हो गया। कौन सा टेंस हो गया हमारा? ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब इसको लिखना है, अब इसको इंग्लिश में लिखना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। सब्जेक्ट आ गया हमारा आई। ठीक, अब सब्जेक्ट के बाद क्या तरीका, क्या बताया था मैंने? यही बताया था तरीका आपको। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में कौन सी है? किसके बिना नहीं बनता? हैव के बिना। हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? नाम में देखो क्या है? प्रेजेंट। हैज या हैव आएगी, एक आएगी, आई के साथ हैव आता है। ये चीज़ें हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, सीख लेंगे कि हैव कब का आएगा, हैज़ कब आया। हैव आ गया। अच्छा, उसके बाद अब आएगी मेन वर्ब। हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? काम क्या हुआ? खाना खाने का। खाना खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। ठीक है, अब हमें ईट लिखना, लेकिन ईट की कौन सी फॉर्म? ये हैव डिसाइड करेगा। थर्ड लिखनी पड़ेगी ईटन। ईटन होती है। अच्छा, ईटन व्हाट? फूड। फूड ही तो खाया है मैंने। ये लो, ट्रांसलेशन बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? उसी तरीके से आप ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं यार। किसी भी एक एग्जांपल और लेते हैं, आप घर पे ना इसको ट्राई करके देखना। जैसे मैंने बनाया, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि साहिल क्रिकेट खेल रहा है। मान लो मैंने हिंदी में बोला साहिल क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है जी, अब ये कैसा काम हो गया भाई? ये कैसा काम है? खेल रहा है तो मतलब खेल रहा है, काम चल रहा है। काम चल रहा है तो कैसा काम हो गया? ये हो गया कंटिन्यूस काम, कंटिन्यूअस। ठीक है, कब खेल रहा है? पास्ट में। पास्ट में खेल रहा होता तो मैं ये बोल रहा खेल रहा था, और फ्यूचर में होता तो मैं ये बोल रहा था कि खेल रहा होगा। तो इसका मतलब ये काम प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में खेल रहा है। लो, कौन सा टेंस बन गया अब? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसको इंग्लिश में लिखना है अपने को। तरीका क्या? पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बात हो रही है? ये रहा, साहिल आ जाएगा, ये लो। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस किसके बिना नहीं बनेगा? बी के बिना। बी की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, क्योंकि नाम में प्रेजेंट है। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, साहिल के साथ इज आ जाएगी। इज कहाँ आएगी? एम कहाँ आएगी? आर कहाँ आएगी? वो हम सीख लेंगे आने वाली स्टेज पे। अब उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? इसमें काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। खेलना क्या होता है? प्ले। ठीक है, रूट वर्ब यही है, प्ले ही है। इसके साथ क्या लगाना? काम जब चल रहा है, नाम में कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगाना। प्लेइंग कर दो इसको। ठीक है जी, प्लेइंग। ठीक है, फिर प्लेइंग व्हाट? खेल क्या रहा है? लास्ट में ये रहा क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट खेल रहा है। इस तरीके से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो। बहुत आसान है यार, इतना आसान है। मतलब लोग उन्होंने ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इसको बना के रखा हुआ है इंग्लिश को कि यार ऐसे होता है, पता नहीं, याद करते रहेंगे। चुका है, फलाना है, ता है, ती है, रहा है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो ये तो था। देखो, इंटरेस्टिंग ना लगा? कमेंट्स करना, लेक्चर को देखने के बाद कमेंट करना कि कैसा लगा लेक्चर, कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। मैं ना अभी आपके बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा। एक बारी टेंस आपको सिखाऊंगा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, फिर हम करेंगे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स डिस्कस। ठीक है, तो जुड़े रहो। इसको लाइक जरूर किया करो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक किया करो, अगर अच्छा ना लगे तो फिर डिसलाइक का भी ऑप्शन है, वो भी कर दिया करो। मेरे को पता लगना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर दूसरा, शेयर करो इसको जितना ज़्यादा हो सके ना। अपना जितने भी रेंज है आपके पास, जहाँ आपका रिश्तेदार है, भाई बहन है, उनको भी उनके पास लिंक शेयर करो ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। आप लोग मुझसे फ़ायदा उठा रहे हो, देखने वाले आप लोग दूसरों का भला करो भाई, सीधी सी बात है। और इन्जॉय करो, नोट्स ज़रूर बनाते रहो। और कोई डाउट हो तो अपना YouTube के जो चैट है उस पर आप उसमें अपना डाउट छोड़ सकते हो। और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी मेरे ख्याल से शेयर किया है मेरे पेज पे, तो आप लोग उस पर भी कोई डाउट छोड़ सकते हो, अगर ड्रॉप कर सकते हो कोई मैसेज। ठीक है जी, तो एंजॉय करो, मौज लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।